नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त, दुरुस्त होंगे। स्वागत है प्रवीण, मिथिलेश, महेश, चांदनी, विष्णु, संजय, वैष्णवी, यशिका, स्मृति, आदित्य, प्रियंका, रोहित, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। आज हुआ ये था कि आप लोगों की क्लास का लगाना भूल गई हमारी टीम, है ना। तो क्लास जिस तरह से लगाई गई, हम आपके सामने हाजिर हो गए। सुबह जग कर के जब अभी देखा, जब क्लास लेने में स्टूडियो आया, मैं कहा भाई क्लास कहाँ, बोले हम लगाना भूल गए थे। मैंने कहा चलो लगाओ, मैनुअल मिस्टेक है, हो जाती है। बढ़े भैया आगे, चलिए आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के टाइटल में जैसे हमने आप लोगों को अर्थव्यवस्था के बारे में साम्यवाद और पूंजीवाद क्या होता है ये समझाया, अब साम्यवाद और पूंजीवाद से आगे की चर्चा करते हैं, और वो है कि भारत क्या है। मैंने कहा भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित का मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि हम साम्यवाद के कुछ फीचर्स को मानते हैं और हम पूंजीवाद के कुछ फीचर्स को मानते हैं। इसका मतलब भारत की इकोनॉमी अपने आप में एक प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारूप है। सर, मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो शब्द यूज किए जाते हैं सरकार में, इकोनॉमी के अंदर, वो क्या होते हैं? मैंने कहा देखिए, कैपिटलिज्म पता है, कम्युनिज्म पता है। कम्युनिज्म को लोग सोशलिज्म से मैच करते हैं कि सोशलिज्म कम्युनिज्म ही है साम्यवाद, क्योंकि साम्यवाद शब्द बोलना अपने आप में लोगों को लगता है कि ये एक प्रकार से किसी को दबाने जैसा है, इसलिए कम्युनिज्म की जगह सोशलिज्म वर्ड यूज किया जाता है। हालांकि सोशलिज्म का शब्द का उपयोग जो है वो मिक्स अर्थव्यवस्थाएं भी करती हैं। तो उदाहरण के लिए अब तक अपन जो तीन शब्द समझे, पूंजीवाद, साम्यवाद और मिश्रित, इन तीनों को इस उदाहरण से समझते हैं। कैपिटलिज्म कहा गया है जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, मतलब उत्पादन करने के जो सोर्स हैं, यानी उत्पादन करने के जो तरीके हैं, यदि वो प्राइवेट फील्ड के पास हों तो उन्हें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर कहा जाता है। और यह कारनामा कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। उदाहरण के लिए अमेरिका में आप कुछ भी देखें, उदाहरण के लिए आज अपने मोदी जी बाइडेन से मिलने गए। जब मोदी बाइडेन से मिलने गए तो वहां पर उन्होंने एयरक्राफ्ट की बात की। एयरक्राफ्ट बना कौन रहा था? एयरक्राफ्ट के जो इंजन की बात हुई थी वो बना रही थी जीई एरोनॉटिक्स। जीई एरोनॉटिक्स वहां की एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन वहां की सरकार से बात करके हम आ गए, क्योंकि वहां पर सारा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के पास है। चाहे कोई सी भी आप डील वहां पर करें, कितने भी बड़ा रक्षा का वो बनाए, जैसे हमारे यहाँ तो HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सरकारी संस्था है। HAL के अंदर निर्णय सरकार लेती है। वहां पर जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, अगर आपको दो चार कंपनियों के नाम याद हो, चाहे बोइंग हो, चाहे ये वो क्या है ना उसका नाम, मार्टिन, नाम भूल गया मैं, एस्टन मार्टिन नहीं, तो ये जो कंपनीज जितनी भी है ना, जो कंपनीज बड़े बड़े डिफेंस के इक्विपमेंट बना रही हैं, सब प्राइवेट कंपनी है ना। ऐसे ही आप किसी भी प्रकार के सर्विस सेक्टर को वहां उठाकर देख लीजिए, चाहे वहां का ट्विटर देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, मैकडी देख लीजिए, पेप्सी देख लीजिए, कोको कोला देख लीजिए, जो भी ब्रांड आपको देखना है सब अमेरिका का है और प्राइवेट है। इस प्रकार से इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हुआ कि वहां के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में है? प्राइवेट लोगों के हाथ में है। सरकार क्या करती है? सरकार वहां पर फैसिलिटेटर की भूमिका में रहती है, अर्थात यदि किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसको सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य सरकार करती है। दिक्कत कैसी आ रही है? दिक्कत आ रही है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को, मतलब कई तरह की दिक्कतें होती हैं। अगर किसी को ये दिक्कत आ रही है कि भाई मेरे को यहाँ पर कोई भी चीज़ उठाकर देख लीजिए, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है, उसको लगता है कि उसे दुनिया परेशान कर रही है, ट्रोलिंग कर रही है। सरकार को आपने बोला कि हमें ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाकर दे दीजिए, या हमें ऐसी सुविधा या पुलिस की व्यवस्था बनाकर दे दीजिए कि लोग हमें डायरेक्ट रीच ना करें। सरकार ने कहा तथास्तु। आपने कहा ट्विटर के नाते, या आपने कहा टेस्ला के नाते सरकार से कि मुझे इंडिया जाना है, इंडिया की सरकार से आप मेरे बिहाफ पर बात करिए। तो अमेरिका की सरकार भारत के प्रधानमंत्री से बात कर रही है कि सर सुनिए ना, टेस्ला को अपने यहां आने दीजिए। तीसरा, मान लीजिए जैसे गूगल है, इंडिया ने कहा कि मैं गूगल पर कोई ना कोई टैक्स लगाऊंगा, तो वहां की सरकार बोल रही है नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे। सरकारें क्या कर रही हैं? कंपनियों को आ रही दिक्कतों को दूर करवा रही हैं। दैट मीन्स दीज आर फैसिलिटेटर्स, सुविधा प्रदाता हैं, यानी हेल्पिंग हैंड्स हैं।
उम्मीद है आप इस बात को समझ पाएं। तो फैसिलिटेटर होने का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा क्या होती है। इसके अलावा सरकार और क्या करती है? क्या सर सारे की सारे अमेरिका में रहने वाले लोग कंपनी चलाते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, कुछ लोग उन कंपनियों में जॉब करते हैं, लेकिन सर हर आदमी तो बुद्धिमान नहीं हो सकता। फिर क्या होती है वहां की सरकार? वहां क्या करती है? तो वहां की सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों से टैक्स वसूलती है। सर टैक्स वसूलने से क्या होता है? जो टैक्स ले लिया गया उस टैक्स से फिर क्या किया जाता है? जो टैक्स वसूला गया उस टैक्स से जो लोग कामयाब नहीं हुए उन्हें बेरोजगारी भत्ता या उन्हें रोजगार दिलाया जाता है, या फिर उनको चिकित्सा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं ये उपलब्ध कराई जाती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है वो जो काबिल लोग हैं उनसे काम करवाती है और जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सरकार जरूरतमंद लोगों की मदद कर ही रही है तो फिर ये बुरी बात कैसे हुई? फिर तो ये बुरी बात नहीं हुई ना। मैंने कहा देखिए, शुरुआत में सरकारें ऐसी नहीं हुआ करती थी। शुरुआत में तो जो कुछ करना है वो कैपिटलिस्ट के ही पक्ष में करना है। गरीब मर रहा है तो मरे, झुग्गी में जी रहा है तो जिए। लेकिन दुनिया में जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई तो ना तो कोई पूरी तरह से कैपिटलिस्ट बचा और ना ही कोई पूरी तरह से कम्युनिस्ट बचा। कैपिटलिस्ट के अंदर फिलहाल ये जरूर है कि प्राइवेट लोगों के पास में संसाधन हैं, लेकिन सरकारें प्रॉपर तरीके से टैक्स वसूल के। अब क्या हो गया है? इस प्रकार से काम हो गया है। क्या काम हो गया है? कि भाई कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है ना कि अगर कोई भी पूंजीवादी व्यवस्था है तो उसके अंदर होगा क्या कि प्राइवेट आदमी को मौका दिया जाएगा। प्राइवेट आदमी को मौका दिया जाएगा ये मानकर कि भाई जिसके पास टैलेंट है वो कर ले। आज जैसे उदाहरण के लिए मैं अपनी बात करता हूं, है ना जाने कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जो क्लासेस पढ़ा रहे हैं, ना जाने कितने सारे टीचर्स हैं जो क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन सभी लोग अपने लेवल पर इतनी बड़ी टीम को मैनेज नहीं कर पा रहे। मेरे पास इस समय 80 लोग हैं जिनकी तनख्वाह मेरे यहां से निकलती है, ठीक है ना। इतने लोगों का जो पूरा काफिला पीछे तैयार है, वो काम करने की आजादी मुझे सरकार ने दी। मतलब अगर मुझे लगा करने के लिए इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी अपने काम को बड़ा करने के बारे में नहीं सोचा। मैंने सोचा तो जिसको लगता है कि वो कर सकता है उसे सहूलियत दी जाए। ये होता है प्राइवेट सेक्टर को मौका देना। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है। अगर यही चीज साम्यवादी व्यवस्था में होती और मैं वहां होता, मान लीजिए मैं क्यूबा में होता या मैं नॉर्थ कोरिया में होता, तो वहां क्या होता? मैं कितना भी काम कर लेता, मैं सरकारी नौकर ही रहता। सरकारी नौकर रहने के साथ साथ मैं सरकारी लोगों की तरह ही काम करता। मैं कुछ भी प्रोड्यूस करता तो वो पूरी तरह सरकार अपने पास रख लेती। मुझे केवल मेरी नौकरी का पैसा मिलता, बाकी सब सरकार रखती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो साम्यवादी व्यवस्था है, मान लीजिए जो कम्युनिस्ट व्यवस्था है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में है, क्यूबा में है, वेनेजुएला में है, वहां पर सरकार क्या करती है? जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जो सोर्स हैं, वो सरकार अपने पास रख लेती है। मतलब वो क्या करती है कि प्राइवेट सेक्टर कुछ होगा ही नहीं। तो अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर मुझे कोई ये कहे कि अंकित अवस्थी, आपको आपके टैलेंट के अनुसार हम काम नहीं करने देंगे, आपको इतना ही करना है, इतना ही करोगे, बस इतने में खुश रहोगे, क्या लगता है आपको कि मैं उस जगह रहना पसंद करूंगा जहां पर मेरे टैलेंट को सही से इस जगह ना मिले, या फिर मेरे टैलेंट के हिसाब से काम ना हो, मुझे मौके ना मिले? तो आंसर है नहीं, रहना पसंद करोगे। तो क्या करूंगा मैं? या तो मैं माइग्रेट कर जाऊंगा, मैं दूसरे देश में चला जाऊंगा। आपने बहुत बार सुना होगा, भारत में एक शब्द है, क्या है? ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब दिमागधारियों का देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाना, ब्रेन ड्रेन। बुद्धिजीवी दूसरे जगह रहने चले गए। ये जो ब्रेन ड्रेन की कलात्मकता है भारत के अंदर, ये कैसे निकल कर आई? तो ब्रेन ड्रेन कैसे आया ना कि बुद्धिजीवी लोग जिन्हें मौके नहीं मिले वो दूसरे देश में चले गए। जैसे अपने देश में जो IITians हैं उनको अधिकतम पैकेज 40-50 लाख रुपए का मिल जाएगा, लेकिन उसी IITian को अमेरिका में 4-5 करोड़ का पैकेज मिल रहा है। ऐसी स्थिति में वो अच्छा मौका पाकर निकल लिया। ये स्थितियां कब होती हैं? जब सरकारें संसाधनों का सही और उचित उपयोग नहीं कर पाती। दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूं कि ठीक है, सरकारी नौकरी तो रहना है, रह लेंगे, जानने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मिलता है वैसे खुश रह लेंगे। इसका मतलब मैं अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करूंगा। दोनों ही स्थिति में देश का नुकसान होता है।
अगर 190 देशों की लिस्ट निकलती है तो उनमें बिल्कुल नीचे के पायदान पर आपको ये दोनों ही साम्यवादी देश दिखाई दे जाएंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन की देश निकलती है तो आपको टॉप पर वेनेजुएला दिख जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी साम्यवाद है। यानी जब सरकार प्राइवेट संसाधनों को अपने अंडर में लेने लगेगी तो वहाँ पर काम करने वाले लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है, विकास कह रहे हैं बफरिंग आ रही है। भैया बफरिंग तो नहीं आ रही है। सौरभ तिवारी लिख रहे हैं सर आप क्वेश्चंस नहीं कराते। कौन से क्वेश्चन नहीं कराता भाई मैं? पहले कब कराता था? अगर आप ताज़ा ताज़ा प्रकट हुए तो बात अलग है, लेकिन बेटा मेरे को तो चलाते हुए इस क्लास को 4 महीने हो गए, मैंने तो कभी क्वेश्चन नहीं कराए। अब आप नहीं कराते, ये अब शब्द का क्या लॉजिक है? बिल्कुल शुभम आचार्य जी, ज्योग्राफी के इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी तैयार करेंगे हम लोग, लेकिन अभी आरएएस के इंग्लिश मीडियम के नोट्स तैयार हो रहे हैं। शालू राजनेताओं का काला चिट्ठा खोलिए। नहीं बेटा, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है ना। शिवानी लिख रही है कि उनके भैया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन चले गए। बिल्कुल ये होता ही है, ब्रेन ड्रेन यही है। हाँ भाई, कुछ लोग बफरिंग की बात कर रहे हैं, कोई बफरिंग नहीं है, ये केवल ध्यान आकर्षित करने का तरीका है। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, कोई भी बफरिंग नहीं है। कल थी, जिसके परसों थी, मैंने उसके बारे में बता भी दिया था कि ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। एसएससी एस्पिरेंट्स नोट्स कैसे बनाएं? बेटा क्लास में जो पॉइंट अच्छे से समझ में आए उसको लिखते चलो, बाकी तो हम पीडीएफ देते ही, उसको डाउनलोड कर लो, है ना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आगे क्या हुआ, तो मैंने आपको क्या कहा, सरकारें क्या करती हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब मुझे एक बात बताइए, दोनों के ही फायदे और नुकसान सुनिए। कैपिटलिज्म में प्राइवेट व्यक्ति सारी काम कर सकता है, लेकिन वो व्यक्ति जिसको कुछ आता ही नहीं है, भाई जरूरी थोड़ी है कि एक क्लास के अंदर एक हाथ की जब 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो एक क्लास के सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं हो सकते, एक घर के सभी बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। मैं मेरे परिवार में इकलौता ऐसा आदमी हूं जो इतने लोगों को जॉब देता है, बाकी सब लोग या तो खुद जॉब कर रहे हैं या खुद अपना धंधा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हर व्यक्ति तो एक जैसा नहीं हो सकता। तो उसका ध्यान कौन रखेगा जो आपके साथ बराबरी नहीं कर पा रहा है। कैपिटलिज्म के अंदर सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं लोगों को होता है जिनके पास खुद का कोई टैलेंट नहीं है। ऐसी स्थिति में कैपिटलिज्म हो या कम्युनिज्म हो, दोनों ही अपने आप में एब्सोल्यूटली सही नहीं है। दोनों का एब्सोल्यूट फॉर्म जो है वो एकदम बर्बाद है। तो फिर क्या किया जाए, उसके स्थान पर इनमें थोड़ा बहुत समाज का हित जोड़ा जाए, यानी इनमें थोड़ी समाजवादी विशेषताएं जोड़ी जाएं। समाजवादी मतलब समाज के लिए सोचना, समाज के लिए करना, समाज के जो विभिन्न अंग हैं, जो लोग हैं, उनके लिए कुछ एग्जीक्यूशन करना, वो कार्य करने की जो व्यवस्था है उसको महत्व दिया गया। तो बोले सर समाज के लिए क्या किया जा सकता है? मैंने कहा हाँ, इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो मैंने कहा देखिए, समाज के लिए क्या क्या किया जा सकता है, अगर इस विषय पर शब्द सवाल पूछा जाए तो सबसे पहला पॉइंट, भाई समाज अल्टीमेटली गरीबों से मिला है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनसे बना है, या जो बराबर नहीं है उनसे बना है। सरकार क्या करे, कैपिटलिस्ट व्यक्ति से पैसा ले कि तुम टैक्स दो। तो आज भारत सरकार क्या करती है, भारत सरकार जितने भी धनवान लोग हैं या जो अच्छा कमा रहे हैं, मैं मेरी कमाई का 40% टैक्स में देता हूँ। मतलब ऑन एन एवरेज आप मानकर चलिए कि बड़ा नंबर है, मतलब इतना करोड़ मैं टैक्स में सरकार को देता हूँ जितना करोड़ लोगों का पूरे जीवन भर में संकलन नहीं होता, इतना मैं एक साल में सरकार को टैक्स देता हूँ। ठीक है, मतलब जितना जीवन भर में आप रिटायरमेंट पे पैसा कमाएंगे उससे कई गुना ज़्यादा मेरा सरकार को हर साल टैक्स जाता है। अब वो जो टैक्स गया उसका क्या होगा, सरकार उस टैक्स से आपके लिए हाईवे का निर्माण करती है, रेलवे का निर्माण करती है, मनरेगा जैसी योजनाएं चलाती है, फ्री सिलेंडर बांटती है, फ्री बिजली देती है, लोगों को रोजगार भत्ता देती है, जिनको नहीं मिल रहा उनको समर्थन मूल्य देती है। ऐसा करके क्या होता है, क्या केवल आपकी तनख्वाह से ऐसा हो रहा है? नहीं, जो भी खर्चे कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, उन सब की तनख्वाह में से, उन सब की आमदनी में से सरकार औरों का हित कर रही है। यानी सरकार क्या हुई, फैसिलिटेटर हुई। इस प्रकार से एक नई व्यवस्था का जन्म होता है जिसे सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि समाजवादी व्यवस्था, जिसमें समाजवाद को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन कई जगह किसी का परसेंटेज ज़्यादा और किसी का परसेंटेज कम। उदाहरण के लिए अब अगर मैं कम्युनिस्ट की बात करूं तो सुनने के लिए तो चीन भी कम्युनिस्ट कंट्री है, चीन कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन उन्होंने कंट्रोल में तो सब कुछ रखा है, लेकिन उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स से कहा है कि तुम्हें जितना कमाना है कमाओ, तुम्हें जितना ग्रो करना है करो, अल्टीमेट कंट्रोल हमारा रहेगा।
अमेरिका वाला हालात नहीं है कि एलन मस्क खुद से ही घोषणा कर देता है कि यूक्रेन को फ्री इंटरनेट दूंगा, या फिर यह घोषणा कर देता है कि यूक्रेन वालों तुम कितना लड़ोगे रशिया के साथ, जाकर के उनसे मिल जाओ। इंडिया में यह किसी के पास हैसियत नहीं है, चीन में यह किसी के पास हैसियत नहीं है कि वो सरकार के विरुद्ध या सरकार से इतर कोई राय दे दे। यहां पर जो फैसले लेने हैं विदेशी संबंध पर वो सरकारें लेती हैं। लेकिन एलन मस्क क्या करता है, अपनी तरफ से जहां अमेरिका और चीन आपस में लड़ रहे हैं वहां एलन मस्क जाकर के चीन में इज्जत पा रहा है, पुतिन का समर्थन कर रहा है। ये व्यवस्थाएं कहां हो सकती हैं? केवल अमेरिका जैसी कैपिटलिस्ट या यूरोपियन जैसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में हो सकती हैं। लेकिन चीन ने क्या कर रखा है, प्राइवेट लोगों से कह रखा है कि तुम ग्रो तो करो लेकिन फाइनल डिसीजन हम लेंगे। तो जो फाइनल डिसीजन हम लेंगे तो इसको हमने क्या कहा, कम्युनिज्म का नया रूप। तो अब क्या हो चुका है ना, अल्टीमेटली कोई भी कंट्री अपने आप में ना तो पूरी तरह साम्यवादी है ना कोई भी कैपिटलिस्ट है। सबके अपने अपने सिद्धांत हैं जिन्हें पुरातन काल से फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे कि अमेरिका कहता है कि हाँ भाई हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हैं जिनमें पूंजीवाद को हम बढ़ावा देते हैं, टैलेंट को हम मौका देते हैं। वहीं उसी तरफ यूएसएसआर, चाइना, वेनेजुएला, क्यूबा ये कहते हैं कि हम सोशलिस्ट कंट्री हैं, हमारे पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल्ड बाई गवर्नमेंट है। जबकि आपने आप खुद रशिया को देख लिया है, वहाँ पर सेना तक प्राइवेट उपलब्ध है। तो आप सोच सकते हैं कि वो कैसा देश होगा। एक समय था जिस समय रूस के अंदर साम्यवाद चरम पर था, लेकिन उसी के साम्यवाद के चलते 1991 में जाकर के यूएसएसआर खुद 15 देशों में टूट गया। उन 15 देशों में से रशिया समेत कुल अन्य 15 देश निकल करके आए। ये क्यों हुआ था? क्योंकि ये समझ में आ गया था कि साम्यवाद के आधार पर संसाधनों को सही से उपयोग नहीं लिया जा सकता। और आज आप देख लीजिए, खुद रशिया जो कभी प्रवर्तक था कम्युनिज्म का, आज उसके पास प्राइवेट सेना है। इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं? सेना तो अधिकांश देशों के पास सरकारी है, ये सेना तक प्राइवेट रख लिया है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। ये प्राइवेट गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिक्स होकर के सरकार के साथ काम करती हैं, वो मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती हैं। दैट इज एग्जांपल ऑफ इंडिया। तो दुनिया में सब लोग मिक्स्ड इकोनॉमी ही हैं। किसी के पास प्राइवेट कैरेक्टर ज़्यादा है यानी कि कोई कैपिटलिस्ट ज़्यादा है, किसी के पास सरकारी कैरेक्टर ज़्यादा है यानी कि कम्युनिस्ट कैरेक्टर ज़्यादा है। एक बार आपको ये तीनों बातें समझ में आई अथवा नहीं आई, एक बार मुझे बता दीजिए। क्योंकि मिक्स्ड प्रोडक्शन में प्रोडक्शन रेगुलेशन, प्रोडक्शन ओन्ड बाय प्राइवेट, रेगुलेशन मेड बाय गवर्नमेंट होते हैं। यानी कि आप कुछ भी करिए, कंट्रोल सरकार अपने पास रखती है। जैसे हमारे देश में कुछ भी प्राइवेट कंपनियां करें, लेकिन अगर जब बात होगी उन पर कंट्रोल स्थापित करने की तो सरकार के आदेश सर्वोपरि होते हैं। एक बार थम्स अप करिए, आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। हिमांशी लिख रही है अल्टीमेटली सारी पावर गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाती है, लोग वो करते हैं। ऐसा नहीं है। मुनीराम लिख रहे हैं कि सर मुझे मेरा कमेंट भी नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं मुनीराम, मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं, आप लोड मत लीजिए। साक्षी, सौरभ, देवव्रत, सौरभ लिख रहे हैं सर प्री और मेंस के क्वेश्चन भी दिया करें। बेटा क्या क्या ले लोगे आप हैं? इस फाउंडेशन बैच में मैं सब कुछ ही ना दे दूं आपको? थोड़ा सा आप भी मेहनत कर लो यार। बढ़े आगे। सर जी इसके बाद गोविंदा एनसीईआरटी की जरूरत रहेगी क्या? भाई टेक्निकली तो नहीं रहनी चाहिए, लेकिन मैं किताबों का विरोधी नहीं हूं। किताब पढ़ना इंसान के लिए अच्छी चीज माना गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लोकेंद्र सर पढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल वही पढ़ाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री वही पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए। गवर्नमेंट भी मिसयूज़ करती, बिल्कुल करती है, तो उस पर कंट्रोल रखने के लिए आप लोग हैं ना लोकतंत्र के माध्यम से। रोहित लिख रहे हैं सबसे अच्छी मिक्स इकोनॉमी। हाँ बेटा, हमको अपना ही तरीका पसंद आता है, लेकिन जैसे मुझसे पूछोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार का रेगुलेशन भी थोड़ा ऑब्जेक्टिफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबको एक ही लाइन से काट दिया जाए कि हाँ भाई इसका सीधा सा सीधा उद्देश्य है। सरकार
आज अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे मैं अभी रिसेंटली जब बाहर जाके आया था, मैंने क्या फील किया, दुबई में भी टैक्स लगता है, एक तो बहुत मिनिमम टैक्स लगता है। मैंने बताया भी था कि भारत से क्यों विदेश जा रहे हैं बहुत सारे करोड़पति। कारण दुबई की सरकार क्या करती है ना, आपको खुद की ना तो कोई प्राइवेट सेना रखनी है वहाँ पे, मतलब मुझे अपनी पर्सनल सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, ना मुझे प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाने की ज़रूरत है। सरकार आपको उस लेवल की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। यहाँ पर जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनके लिए कोई विशेष सुविधा नहीं देती है सरकार। सुविधा के नाम पर यही है कि आप इस देश में से अपने लिए संसाधन पैदा कर लो। अगर टैक्स देने वाले व्यक्तियों को कुछ भी अलग एडवांटेज मिले तो डेफिनेटली वो हंसते हंसते और अच्छे से टैक्स पे करेंगे। सरकार को इसके लिए काम करना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमी के दो टाइप डिस्कस कर रहे हैं, एक है खुली अर्थव्यवस्था, एक है बंद अर्थव्यवस्था। देखिए साथियों, जब 1947 में हम आज़ाद हुए तो आज़ाद होने पर हमारे सामने सबसे बड़ा चुनौती क्या बनी, हमारे ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत क्या बनी। दिक्कत बनी कि हम लोग डरे हुए थे। किस बात से हम डरे हुए थे? इस बात से कि एक बार हमने अंग्रेज़ों को मौका दिया था हमारे यहाँ आने का, 250 साल शासन करके हमारे ऊपर वो लोग गए। हम बहुत भयंकर डरे हुए थे। जब हम डरे हुए थे तो हमने ये निर्णय लिया कि ये देखो, आपको मालूम होगा जब भारत में सबसे पहले अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज मुगल्स के टाइम पर आए थे कि सर हमें इंडस्ट्री लगाने की इजाज़त दे दो। और उस समय इंडस्ट्री का मतलब फैक्ट्री नहीं होता था, उस समय इंडस्ट्री का मतलब होता था गोदाम बनाना, गोडाउन बनाना, कि हमें एक वेयर हाउस जैसा बना लेने दो, हम यहाँ से माल ले जाएंगे वहाँ बेचेंगे, बस इतना काम कर लेने दो। हमने देखा कि मुगल्स के टाइम पर अंग्रेज आए थे, परमिशन मांगी थी, धीरे धीरे फिर और आते गए, धीरे धीरे यहाँ पर पूरी तरह वो इतना फैल गए कि पूरे देश पर पूरे समय ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी, उसका शासन हो गया। हम लोग जब आज़ाद हुए तो हमने ये कसम खा ली कि सबसे गंदी चीज़ क्या है, ये जो बाहर से कंपनियां आती हैं ये पूरी तरह देश को बर्बाद करने के लिए आती हैं। कहती तो ये है कि हम आपके साथ जुड़ने के लिए आए हैं, लेकिन ये पूरी तरह फिर हमें बर्बाद करके ही चैन लेती हैं। ठीक है साहब। इसलिए जब हम आज़ाद हुए तो हमने कहा कि हम किसी भी विदेशी कंपनी को अंदर नहीं आने देंगे। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये इंडिया है इन 1947 हमने क्या कंडीशन कर ली कि हम कोई भी कंपनी बाहर से नहीं आने देंगे। ये हमने कंडीशन ले ली। कोई बात नहीं, हम आज़ाद हो गए। सबने बधाई दे दी, बधाई हो, देश आज़ाद हो गया, बधाइयाँ मिल गई। बधाइयाँ तो मिल गई, मुसीबत कुछ और आ गई। अब क्या मुसीबत आ गई सर? उन बधाइयों के साथ साथ भारत आज़ाद तो था, लेकिन अब हम कमाएं क्या? अरे सर, इतनी पॉपुलेशन है हमारे पास, तो हमारी पॉपुलेशन तो खुद एक मार्केट है सर, और मार्केट में कमाई की कोई कमी है क्या? खूब कमाओ सर, खूब बनाओ प्रोडक्ट, किसने मना किया है? मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा अच्छा सवाल पूछा यार तुमने, खूब कमाएं? हमने कहा बोले हाँ सर खूब कमाओ, क्या दिक्कत है? मैंने कहा अच्छा। मैं कहा एक बात बताओ, आपका घर है, मैं इंडिया के बारे में बाद में जाऊंगा, आपका घर है, ये लीजिए सर आपका घर है, ये अंकित अवस्थी का घर है। अंकित अवस्थी के घर में 5 सदस्य, 6 सदस्य, 10 सदस्य, जितने भी सदस्य हैं मान लीजिए, हमारे पापा जी हो गए, फादर साहब हो गए, मदर हो गई, वाइफ हो गई, डॉटर हो गई, सिस्टर हो गई, कोई और ब्रदर हो गया, कोई कजिन अंकल हो गया, कोई भी हो गया, पड़ोस मतलब, और घर के अंदर 2-4 बुआ भाई जो कुछ भी जोड़ लो, कुछ एक आध अंकल और जोड़ लो, अंकल 1 अंकल 2 जोड़ लो। ठीक है, चलिए। तो साहब हमारे घर में इतने सारे लोग हो गए। अच्छा, अब जब हमारे इतनी सारी जब चीज़ें हमारे साथ में हुई, मैंने अपने फादर से कहा, मैंने कहा पापा, बोले हाँ। मैं कहा मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने फादर से कहा पापा मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। पापा ने कहा 1 लाख चाहिए? मैंने कहा जी हाँ। ले ले। मैं कहा दिलाओ। तो भाई साहब फादर ने 1 लाख रुपए मुझे पकड़ा दिए, ये मैं खुद हूँ, ये रहा। मैं कहा साहब मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। पापा ने 1 लाख रुपए मुझे दे दिए। मैंने अपने घर में 4 समोसे बनाए और अपनी सिस्टर्स से, अपने घर में जो अंकल्स हैं, बच्चियाँ हैं, उन सबसे कहा एक काम करो भाई, समोसे जिसको लेने ले लो और पैसे दे दो।
मैंने मेरे घर में समोसे बेच दिए, समोसे बेच दिए। मेरी सिस्टर गई पापा के पास, पापा 10 रुपये देना, समोसा खरीदना है। पापा ने उसको 10 रुपये दे दिए। मेरी बेटी गई, दादाजी 10 रुपये दे दो, समोसा खरीदना है। चाचा जी गए, बोले भाई साहब 10 रुपये दे दो, समोसा खरीदना है। सब ने पापा से पैसे ले लिए, समोसा खरीदने मेरे पास आ गए। मेरे पास खरीदे, 10-10 रुपये मुझे पकड़ा दिए, मेरे पास 10-10 रुपये आ गए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा कैलकुलेशन बता रहा हूँ। 1 लाख रुपये फादर ने मुझे दिए थे, मैंने ले लिए। अब फादर ने 10-10 रुपये और दे दिए सबको, ठीक है। मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए। पापा ने कहा मुझसे, बोले यार सुन, अच्छा फिर क्या हुआ? अचानक मम्मी आई, उन्होंने कहा जी सुनो, शादी है घर में। तो बोले क्या करना है? बोले हमको ना मार्केट जाकर पैसा खरीद वो लेके आना है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ऐसी स्थिति के अंदर मम्मी से क्या कहा गया? मम्मी ने पापा से कहा कि सर मुझे पैसा चाहिए, मार्केट से सब्जी लेकर के आनी है या फिर कपड़े लेकर आनी है, घर में शादी है। तो पापा ने कहा ये मार्केट घर में ही तो लगा रखा है अंकित ने, इससे ले लो। तो पापा ने मेरे लिए कह दिया कि बोले इसके पास में मार्केट है, यहीं से सामान ले लो। पर बोले नहीं, वो बिना पैसे के कुछ देता नहीं है। बोले अच्छा, बोले रुक जाओ। पापा ने मुझसे कहा कि अरे बेटा सुनो। बोले, हमने कहा बताओ। बोले क्या बोलते हैं, 50,000 रुपये दे दो यार। हमने कहा पापा आपसे हमने लिए थे। बोले नहीं यार, हमें ज़रूरत पड़ गई, हमें 50,000 दे दो। हम पापा को 50,000 दे दिए। मम्मी क्या करी, मम्मी ली उस पैसे को उठा करके 50,000 की शॉपिंग करी हमसे, क्योंकि हमने बाजार चला रखा था। हमें 50,000 रुपया दे दी, फिर से 50,000 हमारे पास आ गए। अगर आपने सारी चीजें नोटिस की हों तो मुझे बताइए, वर्ष 1947 में ये मेरा घर था। 50 साल बाद ये बताइए, 50 साल बाद मेरे घर में कितना पैसा होगा? मैंने अभी कितना रखा, 1947 के अंदर मान लीजिए मेरे घर में 1.25 लाख रुपया था। 1.25 लाख रुपीस थे, 1.25 लाख। 50 साल बाद मेरे घर में कितना पैसा होगा ये बताइए। कुल मिलाकर मान लीजिए मेरे पास 1.25 लाख था, मेरे पूरे घर की कुल पैसा 1.25 लाख था। 50 साल बाद मेरे घर में कितना धन होगा? जो समझ गया उसको क्लोज इकोनॉमी समझ में आ गई। जिन्होंने समझ लिया उनको क्लोज इकोनॉमी समझ में आ गई। जितना था उतना ही रहा। 1.25 लाख था, आज भी 1.25 लाख ही है, एक भी नया पैसा नहीं जुड़ा। क्या बात कर रहे हो सर? ये इतना ज्यादा किसी ने शॉपिंग करी, मम्मी शॉपिंग कर रही थी, बहनें वो खरीद रही थी, ये सब क्या हुआ? मैं कुछ नहीं हुआ, सब वही की वही रह गए। मतलब अरे मैंने कहा जब आपके देश में बाहर से पैसा नहीं आएगा तो आपकी इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी? अरे सर क्या बात कर रहे हो, मार्केट में भाव तो बढ़ रहे हैं ना सर। उस समय आज से 1947 में समोसा 10 रुपए का था मान लीजिए सर, तो वह 100 रुपए का हो गया होगा। मैं कहा बहुत बढ़िया। मतलब मार्केट की महंगाई को अगर जोड़ दिया जाए तो आपका ये 1.25 लाख, अगर महंगाई 10 गुना बढ़ गई है तो 12.5 लाख कहलाएगा। महंगाई जोड़ दी जाए दुनिया की, लेकिन आप तो दुनिया से कनेक्टेड ही नहीं हो। आपको क्या फर्क पड़ेगा इस बात से कि दुनिया में महंगाई बढ़ी है कि घटी है? आपको क्या फर्क? नहीं सर, वैल्यू तो बढ़ गई ना, मेरे सामान की वैल्यू बढ़ गई। अरे माननीय, आपके सामान की वैल्यू बढ़ गई या घट गई, ये तो रिलेटिव शब्द है। रिलेटिवली आपके पास में कुछ भी नया नहीं है, दुनिया से आपका कोई इंटरेक्शन नहीं है। आज मैं लंबा हूं, छोटा हूं, मोटा हूं, पतला हूं, ये सब किसी और पर निर्भर करता है, उसके रेस्पेक्ट में निर्भर करता है
कि मैं फलाने सिंह से लंबा हूं, फलाने सिंह से छोटा हूं, उससे मोटा हूं, उससे पतला हूं, रिलेटिव है। हमारे देश के अंदर पैसा आया नहीं आया, ये तो महंगाई बढ़ी नहीं बढ़ी, रिलेटिव है ना। किसकी तुलना में बढ़ी? बोले सर हमारी ही तुलना में महंगाई बढ़ गई। तो वो तो आपने आबादी बढ़ा ली होगी, घर के अंदर और मेंबर बढ़ गए होंगे, संसाधनों की किल्लत हो गई होगी। आज नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है? नॉर्थ कोरिया के अंदर आदेश दिया जाता है सरकार के द्वारा कि यूरिन करके यूरिया का उत्पादन किया जाए, पेड़ पौधों में यूरिन किया जाए, यूरिनेशन से यूरिया का उत्पादन हो। वेनेजुएला में क्या हो रहा है? सरकारें नोट पे नोट छापे जा रही हैं, बैग भर के लोग पैसे लेके जाते हैं 1 किलो आलू खरीदने के लिए। क्या हो रहा है? क्या आपको अब बात समझ में आ गई? ठीक है, कुल मिलाकर 2 बातें क्लियर हो गई। हाँ भाई, इसका मतलब क्लोज इकोनॉमी इस दुनिया के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। हालांकि हमें यह बात समझने में बहुत टाइम लगा। हमें टाइम क्यों लगा? हम डरे हुए थे। हम डरे हुए थे इसलिए हम क्या कर रहे थे? आज़ादी के तुरंत बाद जितने भी संसाधन थे उन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे थे कि ये भी मेरे अंडर में आए, ये भी मेरे अंडर में आए, ये भी मेरे अंडर में आए, सब पर मेरा नियंत्रण रहे, बाहर की कोई प्राइवेट कंपनी ना हो, केवल सब कुछ जो हो वो सरकारी हो। देश जब आज़ाद हुआ था, शुरुआत में हम पूरी तरह सरकारी थे। तो फिर क्या हुआ? हमारे पास जो भी रोकड़ा था या जो हमने टैक्स से पैदा किया, जो अपनी जनता से पैसा लिया, उससे नए संसाधनों का निर्माण तो किया, लेकिन वो तो हमारे ही काम में आ रहा था। हमारी जीडीपी में कोई सब्सटेंशियल ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। फिर हमें समझ में आना पड़ा कि नहीं यार, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें विदेशी कंपनियों को आने की इजाज़त देनी पड़ेगी। हमें प्राइवेट सेक्टर को मौका देना पड़ेगा। आते आते 1991 में आ गया। 1991 में आते हुए हमने 3 रिफॉर्म किए, जिन्हें आप एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। हमने 3 रिफॉर्म किए और उन रिफॉर्म्स के माध्यम से ये तय किया कि भाई साहब, यदि हमने प्राइवेट कंपनियों को आने नहीं दिया, हम वैश्वीकरण के अंदर अगर शामिल नहीं हुए, तो भारत पिछड़ जाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1991 से पहले देश के इतने बुरे हालात हो गए थे कि भारत के सोने को ब्रिटेन में गिरवी रखा गया था कुछ दिन के लिए पैसा प्राप्त करने के लिए। हालात इतने बुरे हो गए थे कि जो आज पाकिस्तान के साथ आप देख रहे हो, वहाँ आईएमएफ के साथ रोज लेकर के कटोरा पहुँच रहे हैं, अपने कभी कोई पोर्ट गिरवी रख रहे हैं, कभी कोई गार्डन गिरवी रख रहे हैं, कभी कोई बिजली का पावर स्टेशन गिरवी रख रहे हैं। 1991 में भारत का ये समय था। इसलिए मजबूरी में हमें ये समझ में आया, आईएमएफ ने हमसे कहा कि देखो, अगर चाहते हो कि तुम एक फेल इकोनॉमी ना बनो, तो अपने दरवाजे खोलो। रिजिडिटी से कुछ नहीं होगा। रिजिडिटी से हमें रोका गया और हमने अपने दरवाजे खोले, और दरवाजे खोलने के बाद फिर जो इंडिया ने ग्रोथ की रफ्तार पकड़ी, वो ऑलमोस्ट 6% से तो ऊपर ही रही है। और दुनिया में आज इंडिया चौथे पायदान पर आकर इकोनॉमी में खड़ा है, 5वें पे खड़ा है, चौथे पे आ जाएगा 1-2 साल में, कि लीजिए साहब, हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गए। क्योंकि बाहरी कंपनियां आई, वो पैसा लेकर आई। हमने अपनी कंपनियों में, शेयर मार्केट में, अपनी कंपनियों में विदेशी कंपनियों को आने की इजाज़त दी। वो आई तो भर भर के डॉलर्स लाई। जैसे फेसबुक आया अंबानी के पास पैसा लेकर के, बड़ी बड़ी कंपनियां आई जिन्होंने भारत में निवेश किया। शेयर मार्केट के माध्यम से कंपनियां आई, वो जो पैसा है ना, उससे हमारी ग्रोथ बनी। क्या आपको मेरी बातें सुनने में आ रही हैं, समझ में आ रही हैं? बोलिए। आशुतोष पूछ रहे हैं, जो पॉलिटी चल रही है वो हमारी है या आरएएस वाली है? आशुतोष, तुम्हारी वाली अलग से कैसे होती है? बताइए, चीजें समझ में आ रही हैं? बताइए। क्लियर? डन है? तो इकोनॉमी के प्रकार समझ लिए, खुली और बंद क्या होती है, यहां तक समझ में आ गया। फिर विकास के आधार पर अल्प विकसित और विकासशील, तो ये कोई बताने का तरीका नहीं है। इसमें
आधार रखे जाते हैं। लेकिन इनको समझने से पूर्व आपको एक बात और समझनी होगी, और वो क्या है? असल में मार्केट के अंदर कितने प्रकार का मार्केट है, पहले मैं वो समझाऊंगा, फिर मैं आपको इस जगह लेकर चलूंगा। हाँ, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र समझिए। पहले क्षेत्र समझेंगे, फिर हम विकास के आधार पर इकोनॉमी को समझेंगे। विकासशील इकोनॉमी क्या है, अल्प विकसित इकोनॉमी क्या है, और डेवलप्ड इकोनॉमी क्या है। क्या होता है साथियों, जब देश आज़ाद हुआ या कोई भी देश जब सबसे पहले काम करना शुरू करता है, अपने ऊपर मत लीजिए इस चीज़ को, एक बार के लिए अपने से दूर करिए। अपन ऐसा करते हैं, अपन चर्चा सोचते हैं, दिमाग में लेकर आते हैं। एक बार के लिए मैंने आपको जब इकोनॉमी शुरू की थी तो सबसे पहले आपको मैंने यूरोप के बारे में बताया था कि यूरोप में क्या हाल थे। आपको याद होगा मैंने कहा था कि यूरोप के अंदर शुरुआती दौर ऐसा था कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जब डेवलप हो रही थी तो इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट अपने लेवल पर गजब तरीके से चल रहा था। लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना हो तो यूरोप में जब इंडस्ट्रीज़ आ रही थी, उनमें सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ कौन सी थी? याद करिए आप सबने। अगर मुझे ध्यान से सुना हो 2 दिन के लेक्चर पहले, तो मैंने कपड़े के बारे में आपसे शब्द कहे थे। कपड़े, मैंने कहा था मैनचेस्टर कपड़े के लिए फेमस हो रहा था। रूर घाटी की मैंने चर्चा की थी, वो कोयले के लिए फेमस हो रहा था, क्योंकि कोयले से क्या बन रहा था? स्टीम इंजन बन रहा था। लौह इस्पात की फैक्ट्री ये डेवलप हो रही थी शुरुआत में। कहां पर? यूरोप में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अंग्रेजों को कपड़ा बनाना था, कपड़ा बनाने के लिए उन्हें क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी थी? कपास। अंग्रेजों को स्टीम इंजन चलाना था, क्या जरूरी था? कोयला। लोहे से सामान बनाना था, गाड़ी बनानी थी, कल पुर्जे बनाने थे, इसके लिए क्या जरूरत थी? लोहे की खान। हाँ जी, एक बार के लिए अगर मैं यहां से ये शब्द हटा दूं, ये कोयला हटा दिया, ये लोहा इस्पात हटा दिया, अब आप इन दोनों को समझने का प्रयास अच्छे से कर पाएंगे। विचार कीजिए, आपको लोहा कहां जरूरी है? गाड़ी और कल पुर्जे के लिए। कोयला कहां जरूरी है? स्टीम इंजन के लिए। कपड़े के लिए क्या जरूरी है? कपास जरूरी है। यही था यूरोप में। और क्या था? एक बालक लिख रहा है, सर चीटर वाइज क्वेश्चन दीजिए। चीटर वाइज मेरे हिसाब से चैप्टर लिखना चाह रहे होगे, अंग्रेजी तंग हो गई होगी। बढ़े आगे। सौरभ तिवारी यूपी पीसीएस का कब से वेट कर रहे हैं? बेटा देखो, मुझे एक बार के लिए ना यूपी पीसीएस के लिए यूपी आना पड़ेगा समझने के लिए, प्रयागराज आना पड़ेगा। हाँ जी, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि क्या हो रहा था यूरोप में? यूरोप में कपड़े की फैक्ट्री, स्टीम इंजन, गाड़ी, कल पुर्जे, इन सबको बनाने के लिए फैक्ट्रियां लगी थी। इन फैक्ट्रियों में ज़रूरत थी कपास की। कपास कहाँ पैदा हो रहा था? इंडिया। क्योंकि असल में क्या था ना जी, कि हम लोग जो हैं इंडिया वाले, ये खेती में बहुत अच्छे थे। स्टीम के लिए क्या चाहिए था? कोयला। कहाँ से निकल रहा था? खानों से। कौन सी खानें? जो ज़मीन में है, जैसे कि फ्रांस जर्मनी के बॉर्डर पर रूर की खानें। ऐसे गाड़ी और कलपुर्जे के लिए क्या चाहिए था? लोहा। कहाँ मिल रहा था? ब्रिटेन में। अब आप विचार कीजिए, जब ये डेवलप हुआ तो इनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा होगा। मेरे प्यारे साथियों, वो अर्थव्यवस्था जो इस प्रकार के उत्पादन पर टिकी हो। किसके उत्पादन पर? कि मुझे तो कपास पैदा करना है, मुझे तो कोयला खोद के निकालना है, मुझे तो लोहे की खान में से लोहा निकालना है। वो इकोनॉमी जो कि प्रकृति से या प्राकृतिक संसाधनों से डायरेक्ट कनेक्टेड हो या फिर उसी पर डिपेंडेंट हो, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी कहलाती है। प्राथमिक सेक्टर।
प्राइमरी सेक्टर क्या हुआ? वो इकोनॉमी जो किससे कनेक्टेड है? डायरेक्ट कनेक्टेड है। किस चीज से डायरेक्ट कनेक्टेड है? प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से कनेक्टेड है। दोहन से जो कनेक्टेड जो इकोनॉमी है वो प्राइमरी इकोनॉमी कहलाती है। तो आपको अब ये सोचना है कि इंडिया में ज़्यादा क्या होता है। इंडिया में कपास ज़्यादा पैदा होता है कि कपड़ा ज़्यादा बनता है? भारत की इकोनॉमी में ज़्यादा असर किसका है? वहाँ से आपको सेक्टर समझ में आ जाएंगे। प्राइमरी यानी कि ये कहिए प्राकृतिक संसाधनों से जो चीज़ आपने प्राप्त की उससे अगर आपने कुछ निर्माण किया, मतलब आपने खेत से कपास काटा, कपड़ा नहीं, आपने खान से कोयला निकाला, इंजन नहीं, लोहा निकाला, गन नहीं, कार नहीं, यानी प्राकृतिक संसाधन जो प्राप्त हुए उन्हें इंडस्ट्री के माध्यम से जो दूसरे रूप में परिवर्तित कर दे, चाहे फिर वो कपास से रस्सी बना ले, चाहे वो कोयले से हीरा ही बना ले, चाहे वो लोहे से स्टील ही बना ले पिघला के, लेकिन इंडस्ट्री का जहां उपयोग हो जाए वो सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। बोलिए, क्या आपको सेक्टर समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? सेकेंडरी सेक्टर समझ में आया किसे कहा गया? प्राइमरी को जो मशीनों के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदल दे वो सेकेंडरी है। अच्छा सर, इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया में मेजॉरिटी में प्राइमरी सेक्टर बूम पे है। मैंने कहा बिल्कुल। सेकेंडरी सेक्टर का आपने यूरोप उदाहरण दिया था। मैंने कहा बिल्कुल। फिर एक होता है तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र, टर्शरी इकोनॉमी। वो क्या होती है साहब? अब उसके बारे में सुन लीजिए। टर्शरी इकोनॉमी क्या होती है उसको समझने से पूर्व आपको थोड़ा सा इसमें अंदर गहराई में चलना पड़ेगा। क्या टर्शरी इकोनॉमी क्या है? अर्थव्यवस्था का वो रूप, कौन सा रूप, जिसमें इकोनॉमी का, जैसे जो भी अपन ने प्राइमरी सेक्टर देखा, सेकेंडरी सेक्टर देखा, इनमें आपने जैसे कई बार क्या हुआ, फ़ोन खरीदा, फ़ोन खराब हो गया, फ़ोन खराब हो गया, आप सर्विस सेंटर सही कराने गए। आपने सर्विस सेंटर सही कराने से पूर्व कॉल पर कॉल किया कि सर मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। उसने कहा आप इस दिन हमसे फ़ोन सही करवाने आ जाइए। आपके मान लीजिए आपने एसी खरीदा, आपको कॉल सेंटर से कॉल आता है, पूछता है कि सर कैसा चल रहा है एसी? आपने कहा बढ़िया चल रहा है, एक काम करो मेरे को ये दिक्कत आ रही है, ये और रिजॉल्व कर दो। बोले सर हो जाएगा। आपने कार खरीदी, आपने कार खरीदी, सेम यही फीडबैक का कॉल कार से आ गया। आपके शहर में बहुत प्राकृतिक मनोरम दृश्य युक्त क्षेत्र है, आपको लगता है कि मुझे यहाँ घूमने जाना चाहिए। आप घूमने निकले, प्राकृतिक जगह पर घूमने गए, आपको अचानक एक लड़का मिलता है, वो कहता है सर मैं आपको ऐसी जगह घुमा सकता हूँ जिसे देखकर आपको लगेगा आहा जिंदगी। मैंने कहा अच्छा। तो बोले सर अगर मैं आपको ऐसी जगह दिखा दूँ तो आप मुझे क्या दोगे? मैंने कहा यार पैसे दूंगा, मैं आपका गाइड बन जाता हूँ सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने आपसे कहा, मैंने कहा बच्चों ये जितना भी चीज़ चल रही है अगर मैं आपको ये सिखा देता हूँ आप मुझे क्या दोगे? बोले सर पैसे देंगे, यानी कि मेरी टीचिंग का मुझे पैसा मिलेगा। मैंने कहा बेटा आप बीमार हो, मैं आपका इलाज कर सकता हूँ। सर उसमें कोई मशीन लगेगी? नहीं नहीं, बस मैं आपका इलाज कर दूंगा, आप मेरी बात मान लेना, सही हो जाओगे। चिकित्सा क्या लगी? सेवा लगी। इंजीनियर ने कहा सर मैं आपका ये सुधार दूंगा, क्या हुई? सर्विसिंग हुई। तो मेरे प्यारे साथियों, जो सेकेंडरी सेक्टर से बनकर आया उसमें जो लोगों ने मदद करके बनाया उसे तृतीयक सेक्टर कहा जाता है, टर्शरी सेक्टर कहा जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? प्राइमरी सेक्टर क्या है? जो कि सबसे प्राथमिक रूप पर है, ग्राउंड लेवल पर है, जहां से चीजें बन रही हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? इंडस्ट्रीज सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। टर्शरी सेक्टर क्या है? टर्शरी सेक्टर है जो आपने सेकेंडरी सेक्टर में प्रोड्यूस किया, उन्हें टर्शरी सेक्टर सर्विसेज देता है। तो सेवा क्षेत्र टर्शरी सेक्टर में आता है। बोलिए, क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? एक बार थम्स अप करके बताइए। एक बच्चे ने शब्द यूज किया ऑल नॉन टेंजिबल, जो अदृश्य चीजें हैं वो सर्विस में हैं, कह सकती हो।
लेकिन सर्विस देने वाले लोग खुद टेंजिबल ही होते हैं। आप जितनी भी सेवाएं लेती हैं, चाहे डॉक्टर से लें, टीचर से लें, हम सब सदृश्य रूप में आपके सामने हैं, इसलिए ये कंफ्यूजिंग वर्ड है। बताइए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बबीता बीपीएससी का बैच कब लाएंगे? बेटा सबका बैच लाएंगे, पहले आप जो पढ़ा रहा हूं वो समझ पाए कि नहीं समझ पाए ये बताइए। क्लियर हो गया? तीनों सेक्टर समझ में आ गए। अब क्या हो गया है, अभी तक तो आपकी सारी सर्विसेज कौन दे रहा था? कॉल सेंटर दे रहा था। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जियो के कॉल सेंटर पर कॉल करते होंगे, आपको वहाँ पर ऑलरेडी एक IVR पहले से रिकॉर्डेड एक आवाज़ मिलती है, इसके लिए ये दवाएं, इसके लिए ये दवाएं, इसके लिए ये दवाएं, आप दबाते चले जाते हैं। फिर आपसे कहते हैं रिचार्ज के लिए ये दवाएं, आपने दबा दिया। इतने पैसे के रिचार्ज के लिए ये दवाएं, आपने दबा दिया। इसके लिए ये करें, आपने कर दिया। आपका काम सॉल्व हो गया। आप एप्लीकेशन के माध्यम से जियो के ऐप पर जाते हैं और वहाँ जाकर कुछ मांगते हैं एप्लीकेशन पर कि मेरा ये काम नहीं चल रहा है। ऑटोमेटिक वहाँ से ऑटो फीडेड आंसर आता है, जो कि वहाँ पर बैठा हुआ बोट या कहिए जो AI है वो देता है। आप उसका जवाब देखते हैं, कुछ भी नहीं कह पाते, अरे वाह ये तो काम कैसे हो रहा है। तो सोच कर देखिए अब आप। संजय दोनों सही है भैया? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है? क्या है वो जिसने सेवा में भी सेवा का मौका छीन लिया? वो मशीन जिसने सर्विस का काम जो इंसान कर रहा था उसे भी छीन लिया। दैट सेक्टर इज नॉन एज टर्शरी सेक्टर, सॉरी क्वाटरनरी सेक्टर, चतुर्थ सेक्टर। समझ पा रहे हैं? जो मशीन लर्निंग से विकसित हो रही है। प्राइमरी सेक्टर में कच्चा माल, सेकेंडरी में इंडस्ट्री, तीसरे में सेवा। सेवा भी मशीन ने सीख ली। क्लियर है? जब सेवा भी मशीन ने सीख ली तो वो हो गया चतुर्थ सेक्टर। चतुर्थक सेक्टर के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का काम आता है, शोध का, प्रबंधन का, इनका काम आता है। पंचम सेक्टर के अंदर कुछ विशेष प्रकार की सेवाएं रखी गई हैं, हालांकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लोग कहने के लिए इन्हें रख लेते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र समझ में आ गए। अब आ जाते हैं वापस कंट्रीज के टाइप पर। कंट्रीज कितने प्रकार की हैं? तो कंट्रियों को हमने दो भागों में बांटा, अल्प विकसित और विकासशील। अल्प विकसित वे देश हैं जो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट हैं, जहां पर अभी तक औद्योगिकीकरण शुरू नहीं हुआ है, आधारभूत संरचना का विकास नहीं हुआ है और प्रति व्यक्ति आय $995 से कम है, प्रति व्यक्ति आय सालाना। ऐसी स्थिति के उदाहरण है नाइजर, सोमालिया, चाड। बोलो एक ही बार में ये बात समझ में आई या नहीं आई? बताइए। विकासशील वो देश हैं जो कि उद्योग क्षेत्रों पर आधारित हो चुके हैं। आप इंटरेस्टिंग बात सुनिए, इंडस्ट्रीज भारत में इतना नहीं है जितना सर्विस सेक्टर है। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा सेक्टर कौन सा है? सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर असल में डेवलप्ड कंट्री की निशानी मानी जाती है। जो विकसित हो चुके देश हैं उनकी निशानी मानी जाती है सर्विस सेक्टर। उद्योग धंधे विकासशील की निशानी मानी जाती है। तो भारत इस मामले में भी एक गजब प्रकार की चीज लिए हुए घूम रहा है। क्या? कि ये सेवा क्षेत्र पर सीधा लॉन्च हो गया। प्राइमरी के बाद हम सेकेंडरी यानी उद्योग धंधे पर इतना जोर नहीं दे पाए जितना उठ करके हम सर्विस सेक्टर पर पहुंच गए। तो हम लोग डेवलप्ड इकोनॉमी वाली फीलिंग तो रखते हैं, बस प्रति व्यक्ति आय में हम 996 से $12,000 प्रति व्यक्ति आय के बीच में रखते हैं। इस कारण से हम लोग विकासशील कहलाते हैं। इसीलिए मोदी जी ने, आपने सुना होगा अभी 2022 में एक स्टेटमेंट दिया था कि 1947 में हम आज़ाद हुए, 2047 में यानी देश जब अपनी आज़ादी का 100वां वर्षगांठ मना रहा होगा, उस समय हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। अर्थात प्रति व्यक्ति आय का जो क्राइटेरिया है हम उसे पूरा कर लेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? हम सेवा सेक्टर पर भी हैं, हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी हैं।
एक जो सबसे बड़ा प्रश्न बनता है, इनमें लेबर इंटेंसिव काम कौन सा है, यानी कि किसमें मजदूरों को ज़्यादा काम मिलता है, तो वो आंसर है मजदूरों को काम सबसे ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मिलता है, प्राइमरी सेक्टर में मिलता है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव होती हैं इंडस्ट्रीज, लेबर इंटेंसिव होती हैं जो खाने हैं और कृषि है। इसी कारण से बेरोजगारी का अगर समाधान चाहिए तो इंडस्ट्रीज को यानी सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ावा दीजिए, और यदि बेरोजगारी को दूर करके आगे बढ़ना है तो उस काम के लिए आप किस सेक्टर को बढ़ावा दे सकते हैं। पैसा कमाने पर जाना है तो सर्विस सेक्टर को आप बढ़ावा दे सकते हैं। जो लोग सर्विस सेक्टर के अंदर हैं बढ़िया पैसा कमाते हैं। आज एक इंडस्ट्रियलिस्ट उतना पैसा नहीं कमाता जितना एक लॉयर पैसा कमा लेता है। कई उद्योग धंधे 100 लोगों को रोजगार देने वाले जो फैक्ट्री चला रहे हैं लोग, उनसे ज़्यादा एक वकील पैसे कमा लेता है, एक डॉक्टर पैसे कमा लेता है, एक टीचर पैसे कमा लेता है। वो 100 लोगों को काम देने वाला जो अपने यहाँ पर कप प्लेट बनवा रहा है, पत्तल दूने बनवा रहा है, उसकी भी आमदनी इतनी नहीं है। फर्नीचर बनवा रहा है, उसकी भी आमदनी। इसलिए टर्सरी सेक्टर भी ज़रूरी है, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर भी ज़रूरी है, क्योंकि उससे रोजगार मिलता है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो धन्यवाद। बाकी मैंने बड़ी चीज़ें आपको समझा दी हैं। फिर मिलते हैं आज शाम को। थैंक यू सो मच।